नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत की दो महान पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय और पश्चिमी घाट। दोनों ही अपने आप में अद्भुत हैं, पर एक सवाल है जो अक्सर उठता है। हिमालय में पश्चिमी घाट की तुलना में इतने ज्यादा भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं? हाँ, ये सवाल वाकई अहम है। हमारे पास कुछ लेख हैं जो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए गहराई से समझेंगे कि इन दोनों पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के पीछे क्या भूवैज्ञानिक, जलवायु संबंधी और हाँ, मानवीय कारण है। बिल्कुल। ये देखना काफी रोचक है कि ये दोनों पर्वतमालाएं कितनी अलग हैं और कैसे उनका भूस्खलन का जोखिम भी इतना अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोई एक कारण नहीं है। कई सारे फैक्टर्स मिलकर हिमालय को भूस्खलन के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाते हैं। एक एक करके देखते हैं इनको। ठीक है। तो स्रोतों में जो पहली और सबसे बुनियादी बात सामने आती है वो है इनकी उम्र और इनके बनने का तरीका। हिमालय को तो युवा कहते हैं, भूगर्भीय पैमाने पर। हाँ, बिल्कुल। युवा और अस्थिर, ये वलित पर्वत है, मतलब फोल्ड माउंटेन्स। ये भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बने हैं और ये टक्कर अभी भी जारी है। पहाड़ अभी भी ऊपर उठ रहे हैं। अच्छा, मतलब ये प्रक्रिया भी चली रही है। जी हाँ, और इसी लगातार दबाव और टकराव की वजह से वहां की चट्टानें बहुत टूटी फूटी, कमजोर और अस्थिर हैं, जैसे कोई ढांचा जो बन रहा हो और हिल भी रहा हो। और हाँ, भूकंप भी वहां ज्यादा आते हैं, जो इस अस्थिरता को और बढ़ा देते हैं। समझ गया। तो ये लगातार चलती टेक्टोनिक गतिविधि ही जड़ है एक तरह से। और पश्चिमी घाट का क्या सीन है? पश्चिमी घाट बिल्कुल अलग कहानी है। वो बहुत बहुत पुरानी है, स्थिर ब्लॉक पर्वत है, मतलब पृथ्वी की पपड़ी के बड़े मजबूत हिस्से ऊपर उठने से बनी हैं। वहां की चट्टानें बेहद कठोर हैं और टेक्टोनिक हलचल मतलब भूकंप वगैरह लगभग न के बराबर है। तो बहुत ज्यादा स्थिर हैं। तो एक तरफ युवा, सक्रिय और अस्थिर हिमालय और दूसरी तरफ प्राचीन, शांत और मजबूत पश्चिमी घाट। ये तो हुई अंदरूनी बनावट की बात, लेकिन क्रेता स्रोत ढलानों और घाटियों का भी जिक्र करते हैं, मतलब पहाड़ों की बाहरी शक्ल। हाँ, बिल्कुल। स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी बहुत मायने रखती है। हिमालय में ढलानें बहुत ज्यादा खड़ी हैं, ऊबड़-खाबड़ हैं और घाटियां बहुत गहरी हैं। तो जाहिर है, खड़ी ढलानों पर चीजों के नीचे लुढ़कने का खतरा ज्यादा होगा। जेका खड़ी ढलानें, और वो भी उन कमजोर टूटी फूटी चट्टानों पर, गुरुत्वाकर्षण के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं। हाँ। जरा सी भी कोई ट्रिगर मिला, जैसे तेज बारिश या कोई कंपन, और बड़े पैमाने पर मलबा नीचे आ सकता है। ओके। पश्चिमी घाट की ढलानें देखें तो वो तुलनात्मक रूप से काफी सौम्य है, उतनी खड़ी नहीं है। इससे उन्हें एक तरह की प्राकृतिक स्थिरता मिलती है। अच्छा, और फिर आती है बारिश, मौसम का मिजाज। स्रोत बताते हैं कि हिमालय में बारिश का पैटर्न बड़ा अजीब है। बहुत तेज, कम समय में ज्यादा पानी, क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं। हाँ, ये एक और बड़ा फैक्टर है। हिमालय में मॉनसून के दौरान या फिर बादल फटने की घटनाओं में अचानक बहुत भारी बारिश होती है, इंटेंस रेनफॉल। ये पानी ढीली मिट्टी और मलबे को तेजी से संतृप्त कर देता है, उसे भारी और अस्थिर बना देता है, और पानी का बहाव भी तेज होता है जो कटाव करता है। और वहाँ की मिट्टी भी कुछ अलग बताई गई है, ढीली, ग्लेशियर वाली। हाँ, हिमालय की ऊपरी परत में अक्सर ग्लेशियरों द्वारा लाया गया मलबा होता है, जिसे मोरेन कहते हैं। ये मिट्टी या मलबा स्वाभाविक रूप से ढीला और असंगठित होता है। अब पश्चिमी घाट में भी भारी बारिश होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन वहाँ बारिश का पैटर्न थोड़ा अलग है। कैसा अलग? वहाँ बारिश ज्यादा लंबे समय तक फैली होती है, मतलब इंटेंसिटी शायद उतनी न हो जितनी हिमालय की कुछ घटनाओं में होती है, और ड्यूरेशन ज्यादा होती है। इससे पानी को जमीन में धीरे धीरे सोखने का थोड़ा ज्यादा मौका मिलता है। और हाँ, मिट्टी का भी फर्क है। मिट्टी का क्या फर्क है पश्चिमी घाट में? पश्चिमी घाट में आपको लेटेराइटिक मिट्टी ज्यादा मिलती है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। इसकी खासियत यह है कि गीली होने पर भी इसमें जुड़ाव मतलब कोहेजन बना रहता है। ये हिमालय की ढीली ग्लेशियल मिट्टी से काफी बेहतर तरीके से ढलान को पकड़ कर रखती है। तो मिट्टी का प्रकार भी अहम है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, मानवीय गतिविधियां। और एक और चीज जो सिर्फ हिमालय में है, ग्लेशियर। स्रोत कह रहे हैं कि हिमालय में आजकल बहुत तेजी से सड़कें बन रही हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। हाँ, और अक्सर ये सब बिना पर्याप्त भूवैज्ञानिक जांच या प्लानिंग के होता है।
जब आप सड़क बनाने के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ को काटते हैं या उसमें सुरंग बनाते हैं, तो आप उसकी प्राकृतिक स्थिरता को बिगाड़ते हैं। ढलानें कमजोर हो जाती हैं। ये मानवीय हस्तक्षेप हिमालय में भूस्खलन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। और ग्लेशियर वाली बात, परमाफ्रॉस्ट का भी जिक्र था। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो सिर्फ हिमालय पर लागू होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर और परमाफ्रॉस्ट यानी हमेशा जमी रहने वाली जमीन पिघल रहे हैं। ये पिघलता हुआ पानी जमीन के अंदर रिसकर चट्टानों और मिट्टी को और कमजोर करता है, लुब्रिकेट करता है। इससे भी भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। पश्चिमी घाट में तो ग्लेशियर या परमाफ्रॉस्ट है ही नहीं। तो वहाँ मानवीय गतिविधियां कम हैं या रेगुलेटेड हैं? तुलनात्मक रूप से देखें तो हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी घाट में विकास का दबाव शायद थोड़ा कम है और कुछ इलाकों में नियमन भी शायद बेहतर है। हालांकि वहां भी चुनौतियां हैं, लेकिन हिमालय जैसी स्थिति नहीं है जहां अनियोजित विकास और पिघलते ग्लेशियर दोनों एक साथ समस्या को गंभीर बना रहे हों। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो तस्वीर ये उभरती है कि हिमालय अपनी भूवैज्ञानिक नवीनता, मतलब नया होना, टेक्टोनिक सक्रियता, खड़ी ढलानें, तीव्र बारिश का पैटर्न, ढीली ग्लेशियल मिट्टी, बढ़ता हुआ अनियोजित मानवीय हस्तक्षेप और ऊपर से पिघलते ग्लेशियर, इन सब कारणों के एक साथ मिलने की वजह से भूस्खलन के लिए एक तरह का हॉटस्पॉट बन गया है। बिल्कुल सही। ये किसी एक चीज का नतीजा नहीं है, बल्कि इन सभी कारकों का एक जटिल मिश्रण है जो ये बड़ा अंतर पैदा करता है। पश्चिमी घाट की कहानी बिल्कुल अलग है। प्राचीन, स्थिर, सौम्य ढलानें, अलग तरह की मिट्टी और बारिश और ग्लेशियरों की अनुपस्थिति। ये सब समझने के बाद एक विचार मन में आता है जो शायद हमारे स्रोतों से थोड़ा आगे जाता है। हम देख रहे हैं कि मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं, जलवायु परिवर्तन का असर तेज हो रहा है। तो भविष्य में क्या हो सकता है? क्या इन दोनों क्षेत्रों के बीच भूस्खलन के जोखिम का ये जो सापेक्ष अंतर है, ये कम होगा, बढ़ेगा या बदलेगा? ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। या फिर क्या हमें ये मानकर चलना होगा कि दोनों की कमजोरियां इतनी अलग हैं कि हमें भूस्खलन से निपटने के लिए दोनों जगहों पर बिल्कुल अलग-अलग तरह की अनुकूलन रणनीतियां, मतलब एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी? ये सोचने वाली बात है जिस पर शायद आगे और चर्चा हो सकती है।